Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So in this video, we are going to discuss complete solution of linear algebra from CUCT 2020 PhD question paper. तो अभी जो हाल ही में PhD के लिए एंट्रेंस टेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी के थ्रू कंडक्ट कराया गया है, उसके लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में CUCT के MSc के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे, बट स्टिल मेरे पास वो पेपर आया नहीं है। जैसे ही पेपर आता है मैं डेफिनेटली एमएससी के एंट्रेंस के भी क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। सो अभी तो पीएचडी के डिस्कस करते हैं एंट्रेंस के। सो क्वेश्चन नंबर 56, द क्वेश्चन इज सेइंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। सो यहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें गिवन है वेयर के बिलोंग्स टू रियल नंबर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर, मतलब के की कौन सी वैल्यू के लिए यहाँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। सो अगर क्वेश्चन दिखे तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास CSI या नेट के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के। तो जो भी स्टूडेंट वहाँ अगर CSIR के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करके गया वो डेफिनेटली इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि मोस्टली मैंने जितने भी क्वेश्चन दिखे हैं ना सारे CSIR के पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो यहाँ से अगर इसका सॉल्यूशन देखें देन मैंने CSIR के वीडियोज़ में भी इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताए हुए हैं, बट यहाँ भी अगर एक्सप्लेन करें देन यहाँ से सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें ये गिवन है। सो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं AX इक्वल्स टू बी की फॉर्म में। सो AX इक्वल्स टू बी की फॉर्म में अगर इसे रिप्रेजेंट करते हैं देन यहाँ से इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन यहाँ से ये जो 3x3 मैट्रिक्स बनेगी XYZ एंड ये भी आ जाएगा। सो AX इक्वल्स टू बी की फॉर्म में आ गया ना। सो किसी अगर इस मैट्रिक्स के लिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे देन डेफिनेटली इसकी रैंक n तो होगी नहीं। n की वैल्यू यहाँ से क्या है, n इक्वल्स टू यहाँ से है 3x3 की मैट्रिक्स बनी है ना यहाँ से। सो n इक्वल्स टू 3 हो गया। सो अगर इसकी रैंक 3 होगी देन इसके लिए डेफिनेटली यूनिक सॉल्यूशन होगा। सो यहाँ से हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लाना है। सो 3 तो होगी नहीं, और अगर रैंक 3 नहीं होगी देन लेस देन 3 होगी। सो लेस देन अगर 3 होगी देन कितनी हो सकती है, कितनी भी हो बट लेस देन 3 ही होगी। सो यहाँ से रैंक ऑफ ए विल बी लेस देन 3। सो लेस देन 3 होगी। अगर रैंक n नहीं होगी देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नॉन जीरो होता अगर इसकी रैंक होती इक्वल्स टू n, बट यहाँ से इसकी रैंक लेस देन n है देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी 0। सो यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो सिंपली, एंड देन जिसके लिए वैल्यू 0 आए वही k की वैल्यू हो जाएगी। सो डिटर्मिनेंट अगर सिंप्लीफाई करेंगे देन इस टाइप का एक्सपेंशन होगा यहाँ से विच इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 3k प्लस 2k माइनस 1 एंड देन यहाँ से प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लो देन माइनस k प्लस 2 इक्वल्स टू 0 देन k इक्वल्स टू 2। सो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, k इक्वल्स टू 2। देन k इक्वल्स टू 2 के लिए यहाँ से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। देन ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। सिंपल कंसेप्ट लगाना था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन किस केस में हो सकते हैं। देन यहाँ से k की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, गिवन दैट consider I cube with standard inner product, let W be the space of R cube spanned by, यहाँ से ये इस वेक्टर के थ्रू स्पेन हो रहा है वेक्टर स्पेस W 101 के थ्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस फॉर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। तो यहाँ से W के लिए जो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होगा हमें वो बताना है, वो बेसिस कौन सा होगा इन चारों में से। सो यहाँ से ये क्वेश्चन भी मैंने CSIR के पेपर में डिस्कस किया है। सो यहाँ से अगर W के बारे में हमें क्या गिवन है, W हमें गिवन है स्पेन हो रहा है 1 1 से। सो जो भी इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का बेसिस होगा, सो फर्स्ट थिंग इज जो बेसिस होता है वो Li होगा। सो अगर Li होगा देन ऑप्शंस की अगर बात करें, ऑप्शन सी देखो यहाँ से जो ऑप्शन सी गिवन है इसके वेक्टर्स LD है, क्योंकि यहाँ से इस 4 2 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 1 2 के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास पहला वेक्टर है। तो यहाँ से ये दोनों वेक्टर जो हो गए वो LD आ गए, और अगर LD आ गए देन ये बेसिस तो फॉर्म करेंगे नहीं। देन ऑप्शन सी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया ना। सो ऑप्शन सी हमने डिस्कार्ड कर दिया। अब अगर ऑप्शन डी की बात करें, ऑप्शन डी के लिए हम क्या करेंगे, ये 3x3 में गिवन है। सो नॉर्मली हमें देखने से तो LD का पता नहीं चल रहा, बट अगर इसका मैट्रिक्स फॉर्म में अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं और अगर डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ जाएगा देन क्या होगा, ये हो जाएगा LD। सो यहाँ से सिंपली डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। इसका अगर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे देन मैट्रिक्स फॉर्म में हमने तीनों वेक्टर्स को लिख लेना है। देन इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं एक्सपेंशन करके। सो यहाँ से डिटर्मिनेंट क्या आएगा, सिंप्लीफाई होकर यहाँ से वैल्यू आएगी दिस वन इज इम्प्लाइंग 2 इंटू -2 विच इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या रहा है -4 + 4। व्हाट इज दिस वन इक्वल्स टू 0। तो डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया 0, और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया देन फिर से
ये एल डी हो गए और एल डी हो जाएंगे, देन यहाँ से बेसिस नहीं होंगे क्योंकि हम बेसिस है तो एल आई होना जरूरी है। सो ऑप्शन डी भी यहाँ से डिस्कार्ड हो गया, दो ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर बात करें यहाँ से ऑप्शन बी लेते हैं। ऑप्शन बी हमें गिवन है। सो अगर ये बेसिस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में होगा, पहले तो ये देख लेते हैं एल डी तो है नहीं, है तो एल आई। सो अगर ये ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का बेसिस होगा देन कोई भी वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का बेसिस बनता है देन देयर एग्जिस्ट, अगर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से अगर ये बिलोंग्स करता है देन एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू ट्रांसपोज। सो एक्स इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू जीरो आएगा वेयर डब्ल्यू बिलोंग्स टू कैपिटल डब्ल्यू। सो यानी कि यहाँ से हमें ये कहा गया है कि जो भी वेक्टर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है उसका इनर प्रोडक्ट वेक्टर स्पेस डब्ल्यू के एलिमेंट्स के साथ इनर प्रोडक्ट जीरो आएगा। सो यहाँ से अगर देखते हैं देन यहाँ से 1 0 -1 गिवन है, ये तो हमें 1 0 -1। सो 1 0 -1 से इनका इनर प्रोडक्ट निकालेंगे देन इस एलिमेंट का अगर निकालते हैं तो इनर प्रोडक्ट जीरो आएगा। बट व्हाट अबाउट दिस एलिमेंट, यानी इसका हमें एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट निकालना है 1 0 -1 के साथ। सो ये क्या रहा है, जीरो का प्रोडक्ट होगा 1 के साथ देन 0 प्लस 1 का 0 के साथ 0, बट 1 का -1 के साथ होगा देन ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा -1। सो -1 डज नॉट इक्वल्स टू 0, देन ये यहाँ से ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा इसका। सो ऑप्शन सी डिस्कार्ड हो गया, बी डिस्कार्ड हो गया एंड डी डिस्कार्ड हो गया। जो एक ऑप्शन बचा है वो ऑप्शन ए वही करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगर हम इसे देखते हैं देन ये एक तो एल आई ए बेसिस फॉर्म करेगा क्योंकि जो आइडियल बेसिस की कंडीशंस होती है उनके उसी का पार्ट है ये। देन ये बेसिस फॉर्म करा है, साथ ही ये इसके साथ अगर इनर प्रोडक्ट भी निकालते हैं देन इनर प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा 0। सो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट की सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है देन ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 59, द रो स्पेस ऑफ अ 20 क्रॉस 50 मैट्रिक्स ए हैज डायमेंशन 13, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमें क्या गिवन है, ए हमें गिवन है एक रो स्पेस 20 क्रॉस 50 मैट्रिक्स के डायमेंशन, रो स्पेस की डायमेंशन हमें 13 गिवन है और हमें पूछा है डायमेंशन ऑफ द स्पेस ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू 0। सो इस टाइप का क्वेश्चन भी जो CSI या नेट में आया है यहाँ से उस क्वेश्चन में पूछा गया डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस आएगा, यहाँ से सॉल्यूशन वर्ड मिसिंग है। तो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस की अगर बात की जाए देन इसके लिए हम देख सकते हैं डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस होता है नलिटी ऑफ ए व्हेन ए एक्स इक्वल्स टू 0। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है। सो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में जो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस आता है वो आता है नलिटी ऑफ ए, और यहाँ से हमें गिवन है डायमेंशन ऑफ रो स्पेस, और डायमेंशन ऑफ रो स्पेस हमारे क्या होता है, डायमेंशन ऑफ रो स्पेस होता है रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए, तो यहाँ से रैंक ऑफ ए की कितने गिवन है, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 13। सो बाई रैंक नलिटी थ्योरम या सिल्वेस्टर्स लॉ वो कहता है रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू एन। सो हमें यहाँ से कौन सी मैट्रिक्स गिवन, मैट्रिक्स की डायमेंशंस क्या क्या गिवन है, एम क्रॉस एन की 20 क्रॉस 50 की मैट्रिक्स गिवन है। सो अगर 20 क्रॉस 50 की मैट्रिक्स हमें गिवन है 50 गिवन है। सो यहाँ से एन की ये एम की वैल्यू होगी एम क्रॉस एन, देन ये होगी एन की वैल्यू यहाँ से कितनी है 50। सो एन की वैल्यू 50 अगर पुट कर देंगे एन इक्वल्स टू 50, रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू यहाँ से 13, देन नलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू 50 माइनस 13 इक्वल्स टू 37, देन यहाँ से डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस इक्वल्स टू क्या होगा 13। सो यहाँ से डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ ए एक्स इक्वल्स टू 0 गिवन है, देन यहाँ से सॉल्यूशन वर्ड मिसिंग है गाइस। सो अगर आपको ये क्वेश्चन पहले से पढ़ा हुआ होता देन यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। देन अब पता नहीं है CU CET वाले कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ से सॉल्यूशन वर्ड मिसिंग है। द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम क्वेश्चन नंबर 60, लेट A and B be n cross n रियल मैट्रिसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, रैंक ऑफ A प्लस बी इक्वल्स टू रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B। ऑप्शन बी कह रहा है रैंक ऑफ A प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ A प्लस रैंक ऑफ B। ऑप्शन सी कह रहा है रैंक ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ B, एंड लास्ट ऑप्शन कह रहा है रैंक ऑफ A प्लस B इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ रैंक A एंड रैंक B। सो यहाँ से वन बाई वन ऑप्शन देखें तो अगर एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं, सो एक काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं जिससे ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकें। सो यहाँ से लेट अस टेक A इक्वल्स टू A आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, NNB माइनस ऑफ I ले लेते हैं। सो इन दोनों का सम करेंगे देन क्या आएगा, इन दोनों का सम करेंगे देन एक मैट्रिक्स आएगी 0। सो यहाँ से रैंक ऑफ A क्या है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, इसका रैंक है हमारे पास 2, एंड देन
रैंक ऑफ बी क्या है, रैंक ऑफ बी आएगा, सॉरी यहाँ से रैंक ऑफ बी क्या है, रैंक ऑफ बी भी हमारे पास 2 है। सो रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या है, रैंक ऑफ ए प्लस बी 0 आ रहा है। सो हमने 2 क्रॉस 2 की 2 मैट्रिसेस लिए जिनकी रैंक 2 है, दोनों की 2 है। देन ऑप्शन ए की बात करें, ऑप्शन ए कह रहा है रैंक ऑफ ए प्लस बी, वो आ रहा है 0, एंड रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, सॉरी रैंक ऑफ ए है हमारे पास 2 एंड रैंक ऑफ बी है हमारे पास 2, बट 2 + 2 डज नॉट इक्वल्स टू 0। देन यहाँ से क्या हुआ, ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए। नेक्स्ट ऑप्शन, पहले ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी के लिए अगर देखिए, देन रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू, रैंक ऑफ ए प्लस बी क्या है 0, एंड मिनिमम रैंक लेनी है 2, एंड 2 में से मिनिमम रैंक के इक्वल है क्या, बिल्कुल नहीं। इनका मिनिमम क्या आएगा, इनका मिनिमम भी हमारे पास 2 आ रहा है, बट हमारे पास रैंक 0 आ रही है, 0 डज नॉट इक्वल्स टू 2, ऑप्शन सी भी डिस्कार्ड। ऑप्शन डी देखते हैं। ऑप्शन डी कहता है रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू मैक्सिमम रैंक ऑफ ए मैक्सिमम रैंक ऑफ बी। सो ए और बी में से मैक्सिमम लेनी है, इन दोनों में से मैक्सिमम क्या है 2 ही आएगा। सो यहाँ से ए प्लस बी की रैंक आ रही है 0 एंड ए और बी की रैंक आ रही है 2 एंड 2, सो मैक्सिमम 2 है, सो 0 डज नॉट इक्वल्स टू 2। देन ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो गया। सो एक काउंटर एग्जाम्पल से 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, सो जो ऑप्शन बचा है वही करेक्ट होगा। सो हमारे पास ये रिजल्ट भी होता है रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। देन यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। सो इस टाइप से आप काउंटर एग्जाम्पल लिख के ऑप्शन करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे, देन जो ऑप्शन बचेगा वही करेक्ट होगा ना। ठीक है, सो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 61 कहता है लेट m इक्वल्स टू m3 टपल्स का एक सेट दिया हुआ है a1 a2 a3, जिसमें ai सारे बिलोंग्स करें 1 2 3 4 से, और इस तरीके से हैं कि a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल्स टू 6 होना चाहिए। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन m इज, सो m में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने कितने होंगे। सो यहाँ से अगर सॉल्यूशन की बात करें, देन a में हमारे पास 3 टपल m हमारे पास 3 ट्रिपल्स का सेट लिया है, जिसमें a1 a2 ai's बिलोंग करें 1 2 3 4 के सेट से, एंड देन a1 a2 a3 इक्वल्स टू 6 आना चाहिए। सो सबसे पहले a1 a2 a3 का सम करने से 6 आए, देन 1 2 3 4 से एलिमेंट किस टाइप के होंगे। सो यहाँ से एलिमेंट लेंगे, देन 1 + 2 + 3 टाइप का हो सकता है, या फिर 1 1 1 1 1 4 टाइप का हो सकता है, या फिर सारे एलिमेंट 2 टाइप के हो सकते हैं। सो यहाँ से ये 3 ही कंडीशन बनती है जिससे इनका सम 6 आ जाए, और ये 1 2 3 4 से बिलोंग्स करे, a1 a2 एंड a3 इक्वल का सम 6 है। ठीक है, सो यहाँ से ये यूनिक कंडीशन, इनके नंबर्स को इंटरचेंज करने पर भी हमारे पास, अगर सेट की बात करें लाइक a1 एंड a2 जो आता है वो हमारे पास डज नॉट इक्वल्स टू होता है a2 एंड a1 के, इफ a1 डज नॉट इक्वल्स टू a2। लाइक अगर टपल्स के सेट में एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दे, जैसे 1 2 3 को अगर हम 3 2 1 लिख दें, देन 1 2 3 डज नॉट इक्वल्स टू 3 2 1 होगा ना टपल्स में। तो ये कंडीशन अप्लाई करते हुए अगर यहाँ से देखें 2 2 2, देन यहाँ से इनके सिस्टम को, अगर इनके सीक्वेंस को इंटरचेंज करें लाइक 2 2 2, देन फर्स्ट एलिमेंट को उठा के दूसरी जगह रख दें, दूसरी को तीसरी जगह रख दें, कोई चेंज नहीं होगा। सो इस टाइप का कितने एलिमेंट बनेंगे, इस टाइप का बनेगा यूनिक। सो इस टाइप का एक एलिमेंट बनेगा। सिमिलरली अगर फर्स्ट कंडीशन में देखिए, यहाँ से 3 एलिमेंट है, तीनों डिस्टिंक्ट है। सो अगर फर्स्ट को हम कितने टाइप से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से 1 फिक्स कर दिया, 1 हमने फिक्स कर दिया, देन 2 3 को इंटरचेंज कर सकते हैं, दूसरा एलिमेंट 3 + 2 हो जाएगा, एंड देन तीसरा एलिमेंट 1 + 2 + 3 हो जाएगा। सो यहाँ से a1 a2 a3 की वैल्यू क्या थी 1 2 3, यहाँ से क्या आई 1 3 2, और यहाँ से क्या आई, तो यहाँ से क्या आई 1 2 3, यहाँ से क्या आई 1 3 2, 2 एलिमेंट बन गए ना यहाँ से एक में। सिमिलरली अगर नेक्स्ट कंडीशन देखें, 2 एलिमेंट यहाँ से बन गए, अगर 2 को फिक्स रखें 2 + 1 + 3 लिख सकते हैं, और एक एलिमेंट लिख सकते हैं 2 3 1, 2 एलिमेंट यहाँ से बन गए। एंड देन तीसरी कंडीशन होती है हमारे पास 3 को फिक्स रख लेते हैं, देन 1 एंड 2, एंड दूसरी कंडीशन हो जाएगी 3 2 1। सो यहाँ से टोटल कितनी कंडीशंस बनी, यहाँ से टोटल बनी है 6 कंडीशंस, यहाँ से बनी है यूनिक कंडीशन। एंड 1 1 4 की अगर बात करें, देन अगर 1 को फिक्स रख लें, देन इन एलिमेंट को 1 4 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 4 1, 2 केसेस यहाँ से बने, बट यहाँ से 1 और 1 दोनों फिक्स है, दोनों सेम है, सॉरी दोनों सेम है, देन इसमें कोई इंटरचेंज नहीं आएगा। एंड देन दूसरी कंडीशन जो बनाएंगे, अब 4 को हम स्टार्टिंग में फर्स्ट प्लेस पे एडजस्ट कर देते हैं, देन दूसरी कंडीशन आ जाएगी 4 1 4। सो टोटल कितने केसेस बने, एक में 4 लास्ट में था, दूसरे में 4 4 1 1 है, एक तो हमारे पास एक 1 4 1 है, एंड देन लास्ट कंडीशन इज 4 1, सॉरी ये आ जाएगा
1 1 4। सो टोटल 3 केसेस यहाँ से बने, सो 6 केस यहाँ से बने हैं, 3 केस यहाँ से बने एंड देन एक सिंगल यूनिक केस यहाँ से बना है। सो 6 + 3 + 1 = 10। देन यहाँ से सॉरी ऑप्शन यहाँ से 3 बनेगा, देन 6 + 3 + 1 = 10 आएगा यहाँ से। देन 10 कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, देन यहाँ से हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ठीक है, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So in the next question, question number 62, given that let fx be the minimal polynomial of 4 × 4 matrix. So a हमारे पास यहाँ से एक 4 × 4 matrix दी हुई है, देन यहाँ से देन f of a equals to, so fx हमें क्या गिवन है, एक मिनिमल पॉलिनोमियल। सो यहाँ से ये मैट्रिक्स स्पेशल टाइप मैट्रिक्स है, ये है हमारे पास परम्यूटेशन मैट्रिक्स। परम्यूटेशन मैट्रिक्स की बात करें, यहाँ से 1 की इमेज क्या गिवन है, 1 की इमेज 2 गिवन है, 2 की इमेज 3 गिवन है, देन 3 की इमेज 4 गिवन है एंड 4 की इमेज 1 गिवन है। तो यहाँ से साइकिल बन गई, कितने लेंथ की साइकिल बनी, साइकिल का ऑर्डर क्या है, इस साइकिल का ऑर्डर है हमारे पास 4 लेंथ की साइकिल है, देन ऑर्डर हो गया 4। सो यहाँ से क्या आएगा, e⁻⁴ इक्वल्स टू आइडेंटिटी। देन इसके लिए हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या आएगा, 4 × 4 की मैट्रिक्स है, देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो जाएगा इसका x⁻⁴ - 1 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो अगर आप इसके रूट्स देखें, देन a⁻⁴ - 1 every matrix satisfy its characteristic polynomial and minimal polynomial too. देन यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मैट्रिक्स सेटिस्फाई करती है, देन a⁻⁴ - आइडेंटिटी इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। सो यहाँ से इसके अगर फैक्टर करें, a + b - b हो जाएगा a² - b² का, देन यहाँ से आ जाएगा a² - 1 इंटू a² + 1 एंड देन सिमिलरली a² - 1 की भी हम कर सकते हैं a - 1 एंड a + 1 हो जाएगा ना। सो यहाँ से डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आए, तो ये हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट आने की वजह से ये मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर डिस्टिंक्ट रूट होते हैं देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, इफ ऑल रूट्स आर डिस्टिंक्ट देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू मिनिमल पॉलिनोमियल। देन यहाँ से ये इसका मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा। सो a⁻⁴ - i इक्वल्स टू 0 है। सो यहाँ से f of a क्या आ गया, 0। सो हमें यही पूछा गया है f of a इक्वल्स टू व्हाट, f of a इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से सिंपल कंसेप्ट लगा के हमने ऑप्शन ए करेक्ट कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 63 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T rotates each vector r² clockwise through 90 degree, then the matrix T relative to the standard order basis 1 0 and 0 1 is। सो हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहा गया, एक जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T है रोटेट्स ईच वेक्टर को रोटेट कर देता है 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज। देन हमारे पास ये जो बेसिस है अगर इसे रोटेट कर दे देन हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगी ये बताना। सो रोटेशनल ऑपरेटर, इसके लिए हमारे पास रिजल्ट होता है रोटेशनल ऑपरेटर इन r² दैट रोटेट्स अ वेक्टर थ्रू थीटा एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज। मतलब कोई भी जो रोटेशनल वेक्टर होता है r² अगर वो थीटा डिग्री हमारे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे देन उसके लिए हमारे पास क्या ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, a cos थीटा माइनस b sin थीटा एंड देन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है क्लॉकवाइज घुमा रहा है वो भी 90 डिग्री। सो ये -90 अगर होता है देन हमें यहाँ से +90 घुमाना है, देन कितना एंगल घूमना पड़ेगा इसके लिए होगा। सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर ले लेते हैं देन थीटा की यहाँ से थीटा की जगह हमने माइनस थीटा पुट कर देना यहाँ से, क्योंकि हम यहाँ एंटी क्लॉकवाइज दिया और हमें क्लॉकवाइज चाहिए। देन थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस थीटा से, राइट। सो यहाँ से क्या आ गया, सो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या आ जाएगी, a cos थीटा प्लस b sin थीटा। सिमिलरली यहाँ से आ जाएगा a, क्योंकि cos थीटा हमारे पास इवन फंक्शन है, देन cos थीटा इक्वल्स टू cos माइनस थीटा, मतलब cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है, बट साइन हमारे पास इवन फंक्शन नहीं है, देन साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा आएगा यहाँ से। तो यहाँ से आ जाएगा a cos थीटा, ये b साइन थीटा को हम माइनस ऑफ b साइन थीटा ले लेंगे, देन आगे माइनस का साइन है, देन ओवरऑल प्लस b साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ से अगर इसकी बात करेंगे देन ये रिप्लेस हो जाएगा माइनस a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, ये ऐसा ही रहेगा जैसा दिया हुआ है। सॉरी यहाँ से माइनस आ गया इसमें, तो यहाँ से इसमें रिप्लेस हो गया। देन यहाँ से 1001 का देख लेते हैं क्या बनेगा। सो 1001 की अगर बात करें देन a इक्वल्स टू 1 है और b इक्वल्स टू 0 है। सो अगर a इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे देन और थीटा की जगह 90 डिग्री पुट कर देंगे, देन a की जगह 1 पुट किया है, देन a cos 90 1 cos 90 प्लस b की वैल्यू 0 है, देन ओवरऑल वैल्यू 0 ही आ गई। सिमिलरली
यहाँ से माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा यानी माइनस साइन 90 प्लस बी की वैल्यू 0 प्लस 0। सो ओवरऑल वैल्यू क्या है, यहाँ से कोस 90 की वैल्यू 0 एंड साइन 90 की वैल्यू 1, सो 0 -1 आ गया यहाँ से। एंड देन यहाँ से अगर देखिए नेक्स्ट में, सॉरी यहाँ से 0 1 के लिए, सो ए इक्वस टू 0 पुट कर देंगे एंड बी इक्वस टू 1 पुट कर देंगे। सो 0 की जगह तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू कोस 90 प्लस बी की जगह बी इंटू कोस साइन 90 आएगा। सो 1 इंटू साइन 90 विच इज इक्वस टू 1। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0 1 रखते ही, तो ए इंटू ए की जगह 0 पुट करना है, सो माइनस 0 प्लस बी इंटू साइन 90, सो बी इंटू कोस 90, सो कोस 90 की वैल्यू 0। सो ओवरऑल वैल्यू है ये 0। सो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हुआ है 0 -1 एंड 1 0। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 0 -1 एंड 1 0। देन यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो सिंपली हमने यहाँ से रोटेशनल ऑपरेटर का स्टेटमेंट लगा के ऑप्शन बी करेक्ट कर दिया है। सो आज के इस वीडियो में हमने CU/CET 2020 PhD एंट्रेंस टेस्ट में पूछे गए लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो देन आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।